ओके सो एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और ये जो वीडियो होगी आज की वीडियो क्लास 12th की सुमिता अरोरा राइटर की कंप्यूटर साइंस की बुक है, उसका चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 होगा। पहले पार्ट में मैंने टोकन्स बता दिए थे कि पाइथन में टोकन्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, आइडेंटिफायर क्या है, लिटरल्स क्या है, ऑपरेटर क्या है, पंक्चुएटर्स क्या है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आगे के और टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो कि चैप्टर नंबर 1 के ही होने वाले हैं। सो अगर आप नए हैं तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर दीजिए अगर कोई डाउट है। और फ्री में आपको इस प्रकार से ही पढ़ना तो भैया करना क्या आपको पता है, सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो और ये सब शेयर वेयर सब करते रहना। ये कोई कहने की बात थोड़ी है। पढ़ते हैं जल्दी से वीडियो में। ओके सो सुमिता अरोरा हमारी ये बुक है, इसको हम जल्दी से ओपन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने पढ़े थे टोकन्स, क्या कि ये टोकन्स क्या होते हैं और टोकन्स के जो टाइप थे जैसे कि कीवर्ड था, आइडेंटिफायर्स थे, लिटरल्स थे, ऑपरेटर्स थे, पंक्चुएटर्स थे, ये भी हमने उसी वीडियो में पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बेयर बोन्स ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम, जिसे आप स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम भी बोलते हैं। और दूसरा हम वेरिएबल्स और असाइनमेंट भी पढ़ेंगे, जिसमें हम डायनेमिक टाइपिंग क्या होता है और मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है ये भी हम साथ में पढ़ने वाले हैं। साथ में हम सिंपल इनपुट एंड आउटपुट भी पढ़ने वाले हैं, यानी कि यहां से लेकर 1.5 तक, 1.3 से लेकर 1.5 तक हम कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में। सो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं बेयर बोन्स ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम, कि आखिर ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से होता है पाइथन प्रोग्राम का। जल्दी से कंटिन्यू करते हैं। ओके सो पेज नंबर 5 पर सबसे ऊपर आपको हेडिंग मिलेगी बेयर बोन्स ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम, जिसे आप स्ट्रक्चर ऑफ पाइथन प्रोग्राम भी बोलते हैं। यहां पर लिखा हुआ ए पाइथन प्रोग्राम में कंटेन वेरियस एलिमेंट सच एज कमेंट्स, स्टेटमेंट्स, एक्सप्रेशन और भी बहुत कुछ होता है। लेट अस टॉक अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम। पाइथन प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है वो आप समझिए। जैसे कि अगर मैं आपसे इंग्लिश के बारे में बात करूं, अगर हम सबसे पहले एक एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश की बात करते हैं। सो इंग्लिश में एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इंग्लिश में एक सेंटेंस को बनाने के लिए आपको एक सब्जेक्ट चाहिए होता है और आपको वर्ब चाहिए होती है, आपको नाउन वगैरह चाहिए होते हैं, प्रोनाउन वगैरह चाहिए होते हैं, फुल स्टॉप यानी कि पंक्चुएशन या एक्सप्रेशंस चाहिए होते हैं। उन्हें मिलाकर आप एक सेंटेंस को बना पाते हैं। इसी प्रकार से पाइथन में या फिर जावा में या सी में या C++ में कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उसको लिखने का जो तरीका होता है उसी को आप स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम बोलते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम से मतलब कि एक प्रोग्राम को लिखने का कायदा। अब हमें ये जो राइटर है वो इस बुक के थ्रू, इस एग्जाम्पल के थ्रू हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक पाइथन प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर होता है, लिखने का जो तरीका होता है वो आखिर क्या होता है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा इस एग्जाम्पल में, यहाँ पर कॉमेंट्स लिखा हुआ है। कमेंट्स क्या है? जो कि आपके हैश से स्टार्ट होती है। हैश से स्टार्ट होने के बाद आप जो चाहे प्रोग्राम के बारे में जो भी बताना चाहते हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं। और जो भी आप कमेंट लिखते हैं ना एक प्रोग्राम में, एक प्रोग्राम के बीच में कहीं भी आप कुछ भी लिख देते हैं हैश लगाकर, वो एक कमेंट मानी जाती है और उस कमेंट को कंपाइलर इग्नोर कर देता है, एरर नहीं देता है। हालांकि ये चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ ली होगी, ये रिवीजन ही चल रहा है उसका। चैप्टर नंबर 1 12th क्लास में 11th क्लास का रिवीजन ही है। सो हैश से जो भी स्टार्ट होगा वो कमेंट कहलाती है। तो देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा ये वाली जो स्टेटमेंट है, ये जो कुछ भी लिखा हुआ है ये क्या है? ये भी एक कमेंट है। इसके नीचे डेफिनेशन ऑफ फंक्शन सी फॉलोज, ये जो लिखा हुआ है ये भी हैश से ही स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक कमेंट ही है। इसके बाद मेन प्रोग्राम कोड फॉलोज नाउ, यहाँ पर लिखा हुआ ये भी एक कमेंट है क्योंकि ये भी हैश से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि प्रोग्राम में आप कमेंट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी हिसाब से हर प्रोग्राम में कुछ स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि हर एक लाइन में कुछ ना कुछ आपने लिखा हुआ होगा, हर एक लाइन को एक स्टेटमेंट मानेंगे। जैसे कि अगर आपने लिखा हुआ है A=5 या A असाइनमेंट 5, या फिर आपने लिखा हुआ है B इज असाइनमेंट A-10, ये सब क्या है? ये स्टेटमेंट्स हैं। सो ऐसे प्रोग्राम में मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी होते हैं। जैसे कि देखिए एक स्टेटमेंट आपका ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। इस हिसाब से भी बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं। सो स्टेटमेंट्स भी होते हैं एक प्रोग्राम में और कमेंट्स भी होते हैं, और आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा यहाँ पर फंक्शंस भी होते हैं। देखिए यहाँ पर ये डेफ सी जो लिखा हुआ है ये एक फंक्शन है, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ लिए होंगे। और नीचे भी आपको कुछ कमेंट देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर एक फिर से एक कमेंट लिखी हुई है। यहाँ पर देखिए आपको CU नाम का जो एक फंक्शन है उसको कॉलिंग करता हुआ, यानी कॉल कर रहे हैं फंक्शन को। यानी कि एक प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें होती हैं। क्या क्या होती हैं? एक प्रोग्राम में कॉमेंट्स हो सकती हैं, एक प्रोग्राम में स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, एक प्रोग्राम में एक्सप्रेशंस हो सकती हैं,
और एक प्रोग्राम में फंक्शंस भी हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो एक प्रोग्राम में जब इन सभी चीजों का इस्तेमाल होता है वो क्या कहलाता है कि स्ट्रक्चर, एक तरीका जो हम फॉलो कर रहे हैं एक प्रोग्राम को बनाने का, उसी को आप बेयर बोन्स भी बोलते हैं। सो बेयर बोन्स क्या होता है? एक पाइथन प्रोग्राम में जो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कमेंट्स होता है, स्टेटमेंट होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जिनकी मदद से एक प्रोग्राम बनता है, उसे आप बेयर बोन्स बोलते हैं या फिर स्ट्रक्चर बोलते हैं। क्लियर है ना? अब देखिए एक्सप्रेशन क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, कमेंट क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, ब्लॉक क्या है, ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। अभी यहाँ पर रिवीजन चल रहा है तो इसको मैं और डेप्थ में नहीं जाता हूं, आप चाहें तो यहां से पढ़ सकते हैं। कोई फिर भी प्रॉब्लम आती है कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला जो टॉपिक है वो है हमारा वेरिएबल्स एंड असाइनमेंट, कि आखिर ये वेरिएबल्स और असाइनमेंट क्या होते हैं उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, सो वेरिएबल्स होपफुली आपको पता होगा, आपने 11th क्लास में प्रोग्राम भी बनाए होंगे। जैसे कि अगर आपसे किसी ने बोला हो कि भैया a+b का प्रोग्राम बनाओ तो आपने बनाया होगा इस प्रकार से, a असाइनमेंट 5, b असाइनमेंट 6, प्रिंट a+b इस प्रकार से। तो इसने क्या किया होगा, 11 आपको एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर दिया होगा, मतलब कि ये 11 आपको आंसर देगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इस पूरे प्रोग्राम में, ये पूरे प्रोग्राम में कहां पर वेरिएबल है, तो आपको पता है ना, पहले से आपने 11th में पढ़ा हुआ कि जो a है वो एक आपका वेरिएबल है, b जो है वो आपका वेरिएबल है। सो ये वेरिएबल्स क्या होते हैं और असाइनमेंट क्या है? देखिए असाइनमेंट क्या है कि a के अंदर आपने ये 5 वैल्यू को डाल दिया, जहां भी आप a लिखेंगे उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब 5 ही होगा। तो असाइनमेंट क्या है? किसी एक वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू को पुट कर देना 5। जैसे कि यहां पर देखिए, आपको मैं और क्लियर सा समझा देता हूं कि यहां पर इस एग्जांपल में आपको a के अंदर 5 दिख रहा है, तो a क्या है? a आपका वेरिएबल है। क्लियर है? a आपका वेरिएबल है। 5 क्या है? एक कांस्टेंट या एक लिटरल या फिर एक वैल्यू है। और ये असाइनमेंट क्या है? ये जो आपका इक्वल लिखा हुआ है इसे आप ऑपरेटर बोलते हैं, जिसे आप बोलते हैं असाइनमेंट, ASSIGNMENT। स्पेलिंग अगर गलती हो जाए तो बात अलग है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर इसे बोलते हैं। क्लियर है? सो इधर हो क्या रहा है वो आप समझिए। हमने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम a है, इसके मदद से, असाइनमेंट ऑपरेटर की मदद से, यानी इस इक्वल की मदद से हमने उसके अंदर 5 वैल्यू, 5 लिटरल को क्या किया, स्टोर करा दिया। यानी कि ये a है तो इसके अंदर हमने 5 को स्टोर करा दिया। तो a आपका वेरिएबल है, 5 उसकी वैल्यू है जो कि a के अंदर असाइन हो गई है। अभी और डिटेल से समझते हैं। मैंने आपको बेसिक समझा दिया, 11th का थोड़ा रिवाइज करा दिया, वेरिएबल और असाइनमेंट क्या होते हैं और समझते हैं। ओके, सो यहां पर आप पढ़िए बुक में, वेरिएबल्स रिप्रेजेंट लेबल्ड स्टोरेज लोकेशंस। वेरिएबल एक स्टोरेज लोकेशन को शो करते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि a के अंदर 5 था, तो कुल मिलाकर किस प्रकार से मेमोरी में आपका जो स्टोरेज है उसको लोकेट करते हैं वो आप समझिए। मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है a, तो वो मेमोरी कहीं ना कहीं कंज्यूम कर रहा होगा, वो आपके सिस्टम में कहीं ना कहीं मेमोरी ले रहा होगा। तो मान लीजिए a नाम का वेरिएबल है, उसने ये जो ब्लॉक है ये इतनी मेमोरी उसने ले ली है। उसके अंदर क्या करता है, वो एक वैल्यू को स्टोर कराता है। यहां पे लिखा हुआ है हुज वैल्यूज कैन बी मैनिपुलेटेड ड्यूरिंग प्रोग्राम रन, जिसकी अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको आप प्रोग्राम को रन करते समय इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हम पिछले प्रोग्राम में क्या कर रहे थे कि जहां भी हम a लिखते थे उसका मतलब क्या होता था, 5 होता था। इसी हिसाब से वेरिएबल क्या होता है कि एक लोकेशन, एक स्टोरेज बनाता है मेमोरी में, जिसका नाम कुछ भी हो सकता है, जिससे आप वेरिएबल का नाम बोलते हैं। इसलिए यहाँ पर a है या फिर ABC भी हो सकता है। उसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, कोई नाम भी हो सकता है। तो जहां भी आप उस वेरिएबल के नाम को लिखते हैं, a लिखते हैं, b लिखते हैं, फिर जो भी नाम होगा उसका मतलब क्या होता है, उसकी कोई वैल्यू, यानी कि जहां भी आप ABC लिखेंगे उसका मतलब क्या है, 5 है या 6 है, जो भी उसकी वैल्यू होगी। सो वेरिएबल एक नाम होता है जो कि एक मेमोरी स्पेस बनाता है और अपने अंदर कुछ ना कुछ वैल्यू को स्टोर करता है। सो एक डेफिनेशन अगर हम समझें अगर अपनी भाषा में, तो वेरिएबल इज अ नेम विच यूज टू स्टोर सम वैल्यू। वेरिएबल इज अ नेम विच यूज टू स्टोर सम वैल्यू। एक एग्जांपल से मैं फिर से क्लियर कर देता हूं। वेरिएबल इज अ नेम, जैसे कि बी हो गया या फिर कुछ भी हो सकता है। वेरिएबल इज अ नेम विच यूज टू स्टोर सम वैल्यू। क्लियर है ना? सो वेरिएबल एक नाम होता है जो अपने अंदर किसी वैल्यू को स्टोर करने के काम आता है। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर लिखा हुआ इन पाइथन में टू क्रिएट ए वेरिएबल, एक वेरिएबल को पाइथन में बनाने के लिए जस्ट असाइन टू इट्स नेम, यानी कि पाइथन में अगर आपको किसी वेरिएबल को बनाना है तो वो करना कुछ नहीं है, आप वेरिएबल का नाम लिख दीजिए जो भी आप देना चाहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए आप अमन लिखना चाहते हैं या कुछ भी देना चाहते हैं, उसके अंदर जो भी आप वैल्यू देना चाहते हैं वो वैल्यू आप लिख दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आपने वेरिएबल का नाम बनाना चाहा x और उसके अंदर आप जो भी वैल्यू देना चाहते हैं, जो भी वैल्यू स्टोर करना चाहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर लगाइए, यानी कि सिंगल इक्वल लगाइए और उसके बाद यहाँ पर 8, 10, 11, 108, 120, 1008 कुछ भी जो चाहे आप वो
लिख सकते हैं। सो पाइथन में इस प्रकार से आप एक वेरिएबल को क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है फॉर एग्जाम्पल टू क्रिएट अ वेरिएबल नेमली स्टूडेंट। जैसे कि मान लो अगर आपको एक स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बनाना है तो आप लिख सकते हैं स्टूडेंट नाम का, यानी कि स्टूडेंट ही एक वेरिएबल का नाम होगा। तो स्टूडेंट आपने एक वेरिएबल बनाया तो किस प्रकार से काम करेगा वो आप समझिए। जैसे ही आप स्टूडेंट वेरिएबल बनाते हैं, जैसे ही आपका स्टूडेंट वेरिएबल बनेगा तुरंत आपकी मेमोरी में एक जगह स्टूडेंट के लिए ऑक्यूपाई हो जाएगी, यानी कि एक स्पेस बन जाएगा स्टूडेंट के लिए जिसके अंदर आप कुछ भी स्टोर करा सकते हैं। एक थैला समझ लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होता है या फिर कोई भी बॉक्स है, उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं, बहुत सारे सामान रख सकते हैं और उसका आपने कोई नाम दे दिया, मान लीजिए हमने ज्योमेट्री बॉक्स दे दिया। सो जब भी आप ज्योमेट्री बॉक्स बोलेंगे तो उस सामान से मतलब होगा, एक जगह आपको मिल जाएगी जिसके अंदर आप बहुत सारा सामान रख सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे आप एक वेरिएबल बनाते हैं, एक जगह बन जाती है जिसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सो यहाँ पर लिखा हुआ है टू क्रिएट अ वेरिएबल नेमली स्टूडेंट टू होल्ड स्टूडेंट्स नेम एंड वेरिएबल एज। एक एज नाम का भी आप एक वेरिएबल बना सकते हैं और जो स्टूडेंट नाम का जो वेरिएबल था उसके अंदर आप कोई स्टूडेंट का नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आप अमन लिख सकते हैं। अगर आप अमन लिखते हैं तो स्टूडेंट वाला जो स्पेस बना है ना उसके अंदर क्या जाएगी वैल्यू, उसके अंदर जो वैल्यू जाएगी वो भी अमन ही होगी। इसी प्रकार से आप एक और वेरिएबल बना सकते हैं, इसका नाम एज हो सकता है। तो एज यहां पर आप 26 दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं और उनके अंदर वैल्यू को असाइन कर सकते हैं यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर या फिर इस इक्वल साइन की मदद से। ओके, सो अगला जो टॉपिक है वो है मेरे भाई डायनामिक टाइपिंग। अब ये डायनामिक क्या होता है वो आप समझिए। डायनामिक और स्टैटिक क्या होता है, दो शब्द होते हैं, इनको आप समझिए। देखिए स्टैटिक ये होता है जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई चीज है, ये बॉक्स है जिसका नाम ए है और ये वाला बॉक्स है, एक बॉक्स और है आपके पास, इसका नाम बी है। सो ए बॉक्स के अंदर मान लीजिए 5 वैल्यू है और बी बॉक्स के अंदर मान लीजिए 6 वैल्यू है। इस प्रकार से आपने मान लीजिए एक और ए नाम का बॉक्स बनाया और इसके अंदर आपने इस बार 10 दे दिया और आपने एक और ए नाम का बॉक्स बनाया और उसके अंदर आपने इस बार 12 दे दिया। तो ये सब चीजें सही हैं। तो इसमें आपको एक कॉमन दिख रहा होगा, वो क्या कॉमन ये है कि वेरिएबल का नाम तो ए है लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू है। क्या टाइप की वैल्यू है, इंटीजर। इंटीजर यानी कि एक नंबर, एक न्यूमेरिक टाइप की वैल्यू है। यहां भी देखिए 10 एक नंबर है, यहां भी देखिए 12 ये भी एक नंबर है। तो दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, एक जैसी वैल्यू है एक वेरिएबल के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो आपके पास एक वेरिएबल है ए नाम का और उसके अंदर इस बार नंबर ना हो, कोई नाम हो, अमन हो, ये निर्भय हो या कोई भी नाम हो, तो यहां पर कॉमन है क्या, नहीं यहां पर कॉमन नहीं है। ऊपर आप नंबर यूज कर रहे थे, इंटीजर यूज कर रहे थे एक बार ए में, लेकिन आपने नीचे क्या किया, उसमें इस बार स्ट्रिंग यूज कर रहे। ये कौन सी टाइप है, ये स्ट्रिंग लिटरल्स है। क्या है, स्ट्रिंग लिटरल है। तो एक बार आप ए नाम के वेरिएबल में इंटीजर स्टोर कर रहे थे, एक बार आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे थे, यानी कि आप वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। और चेंज करने को क्या बोलते हैं मेरे भाई, डायनेमिक। डायनेमिक मतलब कि एक ऐसी वैल्यू जो चेंज हो रही हो। डायनेमिक जो चेंज होता है, स्टैटिक जो चेंज नहीं होता, स्थिर रहता है। समझ रहे हो ना। तो ए नाम के वेरिएबल में आप एक नंबर भी डाल पा रहे हैं और ए नाम के वेरिएबल में आप एक नाम भी डाल पा रहे हैं, या फिर ए नाम के एक वेरिएबल में आप कोई 1.2 या फिर कोई फ्लोटिंग नंबर 1.2 हो गया तो यार इसका मतलब क्या है, ये एक फ्लोटिंग लिटरल है, तो फ्लोटिंग वैल्यू भी डाल पा रहे हैं। तो अगर आप मल्टीपल तरीके की वैल्यू एक ही वेरिएबल में इस्तेमाल कर पा रहे हैं तो वो डायनेमिक टाइपिंग कहलाती है। अभी और क्लियर समझेंगे हम एग्जांपल से, कंफ्यूज मत होइएगा अगर नहीं समझ पाया तो। जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए x नाम का एक वेरिएबल दिया हुआ है एग्जांपल में और उसके अंदर आपने 10 दिया हुआ है। तो 10 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। 10 क्या है, एक न्यूमेरिक वैल्यू है, जिसमें से ये न्यूमेरिक वैल्यू कौन सी है, इंटीजर टाइप की न्यूमेरिक वैल्यू है। क्लियर है। यहां पर इसके बाद लिखा हुआ वी कैन से दैट वेरिएबल x इज रेफरिंग टू अ वैल्यू ऑफ इंटीजर टाइप। देखिए यहां पर लिखा हुआ है कि जो x है वो किसको रेफर कर रहा है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को रेफर कर रहा है, यानी कि 10 को रेफर कर रहा है। देन लेटर इन योर प्रोग्राम इफ यू असाइन अ वैल्यू ऑफ सम अदर टाइप टू अ वेरिएबल x, यानी कि इसी सेम x नाम के वेरिएबल के अंदर प्रोग्राम में बाद में कहीं भी हम किसी और टाइप की वैल्यू, यानी कि ऊपर हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर किया हुआ था, लेकिन इस बार हम मान लीजिए स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को यहां पर हम निर्भय लिख देते हैं। अगर आप इस प्रकार से इसको लिख देते हैं, यहां पर क्या हुआ कि पहले आपने उस x को इस्तेमाल किया था एज अ इंटीजर वेरिएबल और अब आप उस x को इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ स्ट्रिंग वेरिएबल। तो इस प्रकार से क्या हुआ, वो डायनेमिक हो गया। तो इसी चीज को बोलते हैं डायनेमिक
टाइपिंग, यानी कि एक वेरिएबल को आप अलग अलग जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग अलग वैल्यू के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पर एक प्रोग्राम, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं इसको एकदम रन करके आपको समझा देता हूं। तो देखिए यहां पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि x की वैल्यू जो है वो 10 है, ठीक है, और हम अगर x की वैल्यू को प्रिंट करते हैं तो प्रिंट के लिए हमें क्या करना है कि प्रिंट के अंदर हमें x लिख देना, तो ये वैल्यू 10 को प्रिंट कर देगा। यहां तक ठीक है, x की वैल्यू अभी 10 थी, प्रिंट कर दी। लेकिन मान लो हमें उस x नाम के वेरिएबल के अंदर इस बार वैल्यू नंबर नहीं चाहिए, एक नाम चाहिए, तो हम उस नाम को लिख देते हैं, जैसे कि यहाँ पर निर्भय लिख दिया डबल कोट्स में। स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोट्स या सिंगल कोट्स या फिर ट्रिपल कोट्स में लिखना होता है, ये मैंने आपको कल भी बताया था। सो यहां पर अब आपने क्या किया, x के अंदर 10, 11, 12 ऐसा कोई नंबर नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग दे दिया, करेक्टर का सीक्वेंस दे दिया। तो अगर आप अब एंटर हिट करते हैं और इसके बाद अगर आप प्रिंट करेंगे x की वैल्यू को, तो इस बार 10 नहीं आएगा, इस बार निर्भय आएगा। क्यों? क्योंकि डायनेमिक वैल्यू है वो चेंज हो गया है। सो एक किसी भी एक वेरिएबल में बार बार परिवर्तन आ जाना, उसकी वैल्यू को चेंज कर देना, वैल्यू टाइप को चेंज कर देना ऑब्वियसली, तो उसे क्या बोलते हैं, डायनेमिक टाइपिंग बोलते हैं। हालांकि ये सब चीज आपने 11th क्लास में पढ़ी हुई है, लेकिन मेरा उद्देश्य है सब कुछ क्लियर करा देना। रिवीजन चल रहा है भाई, बुक में भी चैप्टर भी आपको दिया हुआ था, क्यों ना रिवीजन ही कर लें हम। तो इस प्रकार से आप डायनेमिक टाइपिंग कर सकते हैं। ओके, सो नीचे भी जितना कुछ लिखा हुआ है ये सब कुछ वही है जो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है छोटा सा, उसे आप ध्यान दीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है एक डेफिनेशन, और अच्छी डेफिनेशन, उसको आप समझ लीजिए। अ वेरिएबल पॉइंटिंग टू अ वेरिएबल ऑफ ए सर्टेन टाइप। यहाँ तो समझिए, एक वेरिएबल अगर किसी एक सर्टेन टाइप की वैल्यू को पॉइंट करता है, यानी कि मान लीजिए आपके पास एक x नाम का वेरिएबल है और अगर वो एक सर्टेन टाइप की वैल्यू को पॉइंट करता है, सर्टेन टाइप की वैल्यू इसकी मान लीजिए एक नंबर को पॉइंट करता है, उसके बाद डेफिनेशन क्या बोल रही है, कैन बी मेड टू पॉइंट टू अ वैल्यू ऑफ डिफरेंट टाइप। अगर वो सक्षम है, अगर वो किसी और टाइप की वैल्यू को भी होल्ड करने के लायक है, सक्षम है, जैसे कि ये x नाम का वेरिएबल था, अगर यही x नाम का वेरिएबल एक स्ट्रिंग को होल्ड करने लग जाए तो उसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड डायनेमिक टाइपिंग। क्लियर है ना? तो डायनेमिक टाइपिंग भी आपका क्लियर हो जाना चाहिए, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर कोई डाउट रहता तो मुझे बता दीजिएगा। अच्छा, अब ये स्टैटिक टाइपिंग क्या है? स्टैटिक टाइपिंग आपकी पाइथन में इस्तेमाल नहीं होती है, डायनेमिक टाइपिंग आपकी पाइथन में इस्तेमाल होती है। यानी कि एक वेरिएबल को आप अलग अलग जगह पर अलग टाइप के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ऐसा नंबर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक वेरिएबल को एज अ स्ट्रिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टैटिक टाइपिंग क्या होता है वो भी आप समझ लीजिए भैया, लगे हाथ। स्टैटिक टाइपिंग का मतलब है कि ऐसे वेरिएबल जो कि एक ही प्रकार की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं, जैसे कि आपका सी में था, C++ में था, ये सब क्या थे, इन लैंग्वेज में क्या था कि जैसे कि मान लीजिए आपने सी में एक वेरिएबल बनाया, तो सी में वेरिएबल कैसे बनता है वो आप समझ लीजिए, हालांकि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सी में वेरिएबल अगर आपको इंटीजर बनाना था, आपको इंट लिखना होता था, देन वेरिएबल का नाम जैसे कि मान लीजिए x लिखना होता है, और उसके अंदर आप क्या करेंगे, यहां पर आप एक वैल्यू को आप असाइन कर देते हैं। लेकिन यहां पर शर्त क्या थी सी के अंदर कि इस x नाम के वेरिएबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही जा सकती है, क्योंकि आपने पहले ही बता दिया कि जो x है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, जिसे आप स्टैटिक टाइपिंग बोलते हैं। लेकिन अगर आप C के अंदर x के वैल्यू को अमन कर देंगे इस प्रकार से, तब ये एक एरर हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। जैसे कि आपका पाइथन में काम कर रहा है वैसे ही C में काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि x जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को लेगा, ना कि स्ट्रिंग को। तो इसे बोलते हैं स्टैटिक टाइपिंग। तो स्टैटिक टाइपिंग और डायनेमिक टाइपिंग क्या होते हैं वो आपको समझ में आ गया। डायनेमिक टाइपिंग आपकी पाइथन में सपोर्ट होती है। अगला जो टॉपिक है वो है मेरे पास मल्टीपल असाइनमेंट। असाइनमेंट शब्द आपने सुना था ना? असाइनमेंट क्या होता था कि मान लीजिए एक ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू को असाइन करते थे। असाइन यानी कि एक वैल्यू को उसके अंदर स्टोर कर देना। जैसे कि यहाँ पर ए के अंदर आप 5 देना चाहते हैं, तो ये 5 जो है वो ए के अंदर चला जाएगा, इस प्रकार से ए के अंदर 5 चला जाएगा। तो इसे क्या बोलते थे? इसे बोलते थे मेरे भाई असाइनमेंट। क्या बोलते थे? असाइनमेंट। असाइनमेंट यानी कि एक वैल्यू को एक वेरिएबल के अंदर डाल देना, स्टोर कर देना। यहां पर टॉपिक है मल्टीपल असाइनमेंट, यानी कि मल्टीपल असाइनमेंट करना, मल्टीपल वैल्यूज को डालना। लेकिन एक वेरिएबल के अंदर एक समय पर एक ही तो वैल्यू जा सकती है, दो वैल्यू थोड़ी नहीं जाएगी। यहां पर आप सोच रहे 5 भी आ जाए, यहां पर आप सोच रहे 6 भी आ जाए, यहां पर आप सोच रहे 7 भी आ जाए, तो ऐसा तो नहीं होगा। लेकिन कुछ तो होगा, मल्टीपल असाइनमेंट कुछ तो चीज होती होगी। तो वो आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी समझाया हुआ है आपको बुक में। यहाँ पर लिखा हुआ है A, B, C और 10। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर लिखा हुआ A, B, C और उसके बाद लिखा हुआ इक्वल में 10। आखिर इसका मतलब क्या है वो मैं आपको इसको रन करके समझाता हूं। ओके, सो लिखा हुआ है A असाइनमेंट B असाइनमेंट C असाइनमेंट 10,
और मैं एंटर हिट कर देता हूं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मान लीजिए आप यहां पर ए की वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, प्रिंट में आपने ए लिख दिया, तो क्या वैल्यू आएगी? 10 आएगी या कुछ नहीं आएगी, या फिर गलत हो जाएगा, एरर आएगा, क्या आएगा? 10 आएगा। देखिए 10 आ गया। लेकिन अगर मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करूं तो क्या आएगा? तो भी 10 ही आएगा। लेकिन अगर मैं सी की करूं तो क्या आएगा? तो भी 10 ही आएगा। कहने का मतलब ये है कि एक साथ एक ही बार में आपने क्या किया, 3 वेरिएबल के अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया। जैसे आपने यहां पर लिखा हुआ है 10, तो ये 10 जो है वो सी के अंदर भी चला जाएगा, वो 10 आपका बी के अंदर भी चला जाएगा, और वो जो 10 है वो आपका ए के अंदर भी चला जाएगा। यानी कि आपके 3 स्टोरेज बनेंगे, 3 वेरिएबल बनेंगे इस प्रकार से, और तीनों के अंदर क्या जाएगा? 10 चला जाएगा एक एक करके। क्लियर है ना? तो इससे क्या बोलते हैं? असाइनमेंट, मल्टीपल असाइनमेंट। एक बार ही आपको लिखना पड़ा 10 और आपने तीनों वेरिएबल के अंदर 10 को पहुंचा दिया, स्टोर करा दिया। तो ये बोलता है आपका मल्टीपल असाइनमेंट। और भी तरीके हैं मल्टीपल असाइनमेंट के, वो अभी आपको समझाता हूं। अभी आपने क्या पढ़ा था इससे पहले कि कोई कॉमन वैल्यू अगर आपको मल्टीपल वेरिएबल में स्टोर करानी है तो आपको सिर्फ एक बार 10 लिखना होता है। तो क्या हुआ, ये 10 जो है वो तीनों में चला जाएगा, ये कॉमन वैल्यू होगी ना, ये 10 तीनों में 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग वैल्यू अलग अलग वेरिएबल के अंदर जाए तो वो क्या होगा? वो भी एक तरीका होता है, वो आपको यहाँ पर बुक में लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि ए, जैसे कि सपोज यहाँ पर एक्स लिखा हो तो मैं भी यहाँ पर एक्स लिख लेता हूँ। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स बाई जेड, उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जैसे कि 10 20 30। तो यहाँ वो क्या रहा है कि जो पहले लिखा हुआ वो पहले वाले वेरिएबल में जाएगा, यानी कि जो 10 है वो एक्स की वैल्यू होगी, जो 20 है वो बाई की वैल्यू होगी, जो 30 है वो जेड की वैल्यू होगी। इस प्रकार से एक्स के अंदर क्या जाएगा? 10 जाएगा, बाई के अंदर क्या जाएगा? 20 जाएगा, और जेड के अंदर क्या जाएगा? 30 जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप मल्टीपल वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, डिफरेंट वेरिएबल में डिफरेंट वैल्यू को आप असाइन कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हैं? 2 वैल्यू को स्वैप भी कर सकते हैं। स्वैप किस प्रकार से करेंगे वो भी आप लगे हाथ समझ लीजिए। स्वैप यानी कि मान लीजिए आपके पास 2 वेरिएबल है, ए है जिसके अंदर क्या है? वैल्यू 5 है, और एक आपका वेरिएबल है क्या? बी है, इसके अंदर मान लीजिए वैल्यू 6 है। अब आपको स्वैप करना, स्वैप का मतलब क्या है कि आपके पास एक ए है जिसके अंदर 5 है और बी है जिसके अंदर आपका 6 है। जब आप स्वैप करेंगे, क्या करेंगे? स्वैप का मतलब एक दूसरे की वैल्यू एक दूसरे में चले जाना, चेंज कर देना वैल्यू को। सो जब आप स्वैप कर देंगे तो क्या हो जाना चाहिए कि ए के अंदर आपका 6 यानी कि बी की वैल्यू आ जानी चाहिए, और बी के अंदर आपका 5 यानी कि ए की वैल्यू आ जानी चाहिए। तो उसको करने का तरीका सिंपल सा है पाइथन में, वो क्या है कि आपको लिखना है ए कॉमा बी इस प्रकार से, और बाद में आपको लिख देना है बी कॉमा ए। इससे क्या हो रहा है कि जो जैसे कि आप यहाँ पर लिख रहे थे ना अभी ए कॉमा बी 10 20, अगर आप लिखते तो 10 आपका ए के अंदर जाता और 20 आपका बी के अंदर जाता। इसी प्रकार से यहां पर क्या हो रहा है ऊपर कि जो बी की वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू होगी वो आपकी ए के अंदर चली जाएगी, और जो ए की जो भी वैल्यू होगी वो आपकी बी के अंदर चली जाएगी। तो इस प्रकार से आप वैल्यू को स्वैप कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ है, और वो सेम आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका है जो कि आपको बताया हुआ है मैंने पहले भी, और आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो उसको भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है सिंपल इनपुट एंड आउटपुट पाइथन में। किस प्रकार से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं, कोई वैल्यू को टाइप करवा सकते हैं, और किस प्रकार से आप उसको प्रिंट करते हैं। हालांकि आउटपुट आपने देख लिया, आपको प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है। आप प्रिंट लिख दीजिए और आपका आउटपुट जो भी होगा वो डिस्प्ले हो जाता है। समझ रहे ना? तो आउटपुट आपने पहले से सीखा हुआ, लेकिन हम आपको फिर से इनपुट और आउटपुट के बारे में समझाने वाले हैं। अच्छा, जो बुक में आपका लिखा हुआ है वो तो हम समझ ही लेंगे, तो उसको हम सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं। प्रोग्राम के जरिए ही हम आपको लाइव समझाते हैं, प्रैक्टिकली समझाते हैं। थ्योरेटिकली तो आप पढ़ ही लोगे ना, तो एक प्रैक्टिकली हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक आईडीएलई को ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए हमें कोई वैल्यू को इनपुट कराना होता है, जैसे कि अभी हम क्या कर रहे थे कि अगर हमें ए नाम का वेरिएबल बनाना होता था तो उसके अंदर हम वैल्यू को अपने हाथ से लिखते थे। जैसे कि ए के अंदर 5 चला गया, ए के अंदर 7 चला गया, या फिर 10 चला गया, फिर 100 चला गया। तो इस प्रकार से हमें पहले से ही वैल्यू को देना पड़ता था। जैसे कि यहां पर हम 5 दे रहे थे, और अगर हम अब प्रिंट कराएंगे वैल्यू को ए को, तो वो 5 को प्रिंट कर देता है। लेकिन अगर हम यूजर के ऊपर छोड़ दें ये चीज, अगर हम यूजर के ऊपर छोड़ दें कि भैया जो भी आप चाहे वो आप वैल्यू को यहां पर डाल दीजिए और वही प्रिंट हो जाएगा, तो किस प्रकार से होगा वो आप समझिए। यहां पर करना क्या है, उसके लिए आपको लिखना होगा, वेरिएबल बनाना होगा। जैसे कि मान लीजिए आपने ए बना दिया, या फिर आपने यहाँ पर नेम बना दिया, जैसे कि एग्जांपल में आपका लिखा भी हुआ है। तो नेम नाम का आपका वेरिएबल बनाया। तो अभी तक आप क्या कर रहे थे कि नेम में आप नाम दे सकते थे, निर्भय दे दिया आपने डबल कोट्स में। अभी आप टाइप कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आपको यहाँ पर टाइप नहीं करना, आपको इनपुट चाहिए। तो करना क्या, आपको इसके लिए आपको इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। तो आपको लिखना है INPUT। ये लिखने के बाद आपको ब्रैकेट को ऑन करना है, ब्रैकेट को ऑफ करना है। इसके बाद आपको
एंटर हिट करना है। तो देखिए जैसे ही मैं एंटर हिट करूंगा यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, एक इनपुट मुझसे ये मांग रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए निर्भय, NIRBHAY। अभी मुझसे ये इनपुट मांग रहा था इसलिए मैंने यहाँ पर निर्भय लिख दिया। तो अब मैं एंटर हिट कर देता हूँ, तो क्या हुआ, ये जो निर्भय है ना, ये जो यहाँ निर्भय लिखा हुआ वो नेम नाम के अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पर हमने इनपुट लिया था, हम चाहते तो इसको चेंज भी कर सकते थे। लेकिन अब अगर मान लो मैं प्रिंट करता हूँ इस नेम नाम के वेरिएबल को इस प्रकार से, तो क्या होगा, ये निर्भय को प्रिंट कर देगा। सो यूजर से आप इनपुट ले सकते हैं। मान लीजिए आपको यूजर से इनपुट लेना है, लेकिन आपको यूजर को बताना है कि भैया ये चीज चाहिए हमें। जैसे कि अगर आपको मान लीजिए नेम चाहिए, तो आपको बताना होगा कि आपका भैया हमें फर्स्ट नेम चाहिए या फिर आपका हमें फुल नेम चाहिए, तो वो आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या है, आपको लिखना है इनपुट, इस प्रकार से फंक्शन ब्रैकेट को ऑन करना है और उसके अंदर आप जो भी बताना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं इनपुट के अंदर। तो आपको यहाँ पर डबल कोट से सिंगल कोट्स लगाना है और यहाँ पर मान लीजिए आप यूजर से बोलना चाहते हैं कि भैया टाइप योर फर्स्ट नेम, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर टाइप योर फर्स्ट नेम, इस प्रकार से लिख दिया। आपने डबल कोट्स को ओपन किया तो डबल कोट्स आपको क्लोज भी करना है, आपने ब्रैकेट ओपन किया तो आपको ब्रैकेट क्लोज भी करना है। अब जैसे आप एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ आएगा टाइप योर फर्स्ट नेम, यानी कि ये बता रहा है कि आपको फर्स्ट नेम टाइप करना है। तो आप जो भी नाम देना चाहे, यहाँ पर अब ये फिक्स नहीं है नाम कि निर्भय हो गया, अमन हो गया, यहाँ जो नाम देना चाहे, मान लीजिए यूजर देना चाहता है यहाँ पर शिवम, तो शिवम लिख सकता है और एंटर हिट कर सकता है। तो ये शिवम जो है वो नेम नाम के वेरिएबल में पहुंच गया। अगर आप नेम को प्रिंट करेंगे इस प्रकार से तो यहाँ पर आपको शिवम देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं। आप यही नहीं कि स्ट्रिंग ले सकते हैं, आप नंबर भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दे चाहते हैं ए और यहाँ पर आप लिख देते हैं इनपुट इक्वल लगाकर और ब्रैकेट में आप लिख देते हैं टाइप द वैल्यू ऑफ ए, इस प्रकार से, और डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर हिट करता हूं तो यहां पर देखिए लिखा हुआ है टाइप द वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू को टाइप कीजिए। मान लीजिए मैंने 10 दे दिया तो ए के अंदर क्या चला गया है, प्रिंट करूंगा तो आपको देखने को मिलेगा, कि ए के अंदर आपका 10 चला गया। तो इस प्रकार से आप यूजर से इनपुट ले सकते हैं और वही चीज आपकी बुक में लिखी हुई है, आप बुक पर चलता है। देखिए भैया बुक में भी ये लिखा हुआ कि वेरिएबल जिसमें आप वैल्यू को होल्ड करवाना चाहते हैं, जो भी इनपुट आप लेना चाहते हैं जिस वेरिएबल में, उसका नाम लिखना है। जैसे कि हम यहाँ पर क्या लिख रहे थे, नेम लिख रहे थे, क्लियर है। उसके बाद असाइनमेंट लगाना, क्योंकि वैल्यू जाने के लिए, वैल्यू किसी वेरिएबल में डालने के लिए, स्टोर करने के लिए आपको असाइनमेंट लगाना पड़ता है, सिंगल इक्वल लगाना पड़ता है। उसके बाद आपको इनपुट लिखना है, तो आपको लिखना है क्या, इनपुट INPUT और ब्रैकेट को ऑन कर देना है। इसके बाद अगर आप चाहते हैं यूजर को बताने के भैया ये कर दो, जैसे कि मैं लिख रहा था ना टाइप योर फर्स्ट नेम, टाइप द वैल्यू ऑफ ए, इस प्रकार से अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप ब्रैकेट को इस प्रकार से क्लोज भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो आप चाहे तो खाली छोड़ सकते हैं इनपुट को, या फिर आप इनपुट के अंदर कोई भी मैसेज को डिस्प्ले कर सकते हैं और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर सकते हैं। तो यहां हो क्या रहा है कि जो भी यूजर टाइप करेगा, जो भी यूजर स्क्रीन पर टाइप करेगा, वो वैल्यू इस नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। यहां पर देखिए फॉर एग्जांपल नेम इनपुट व्हाट्स योर नेम, देन द अबव स्टेटमेंट विल डिस्प्ले द प्रॉम्प्ट, इस प्रकार से वो डिस्प्ले करेगा कि व्हाट इज योर नेम, इस प्रकार से। और यहां पर आप जो भी वैल्यू को टाइप करेंगे वो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यूजर से उसके मन मर्जी का इनपुट ले सकते हैं। और आउटपुट में आपको मैं पहले समझा दूं, आउटपुट आपका देखिए प्रिंट होता है, प्रिंट स्टेटमेंट होता है, प्रिंट स्टेटमेंट की मदद से आपका आउटपुट होता है। आप जहां भी लिख देंगे प्रिंट, और प्रिंट के अंदर जो भी लिखेंगे डबल कोट्स में मैसेज लिख दीजिए या कोई भी वैल्यू लिख दीजिए, प्रिंट ए, कोई भी वेरिएबल का नाम लिख दीजिए, जैसे ए लिख दिया या बी लिख दिया, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या फिर मान लीजिए मल्टीपल चीज़ आपको लिखनी है प्रिंट के अंदर, तो आप कॉमा लगाते रहिए और आप लिखते रहिए, वो सब चीज़ आपको यहाँ पढ़ने को मिल जाएगी। ये आपने 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। लेकिन इनपुट में कुछ और चीज़ें हैं, वो मैं आपको अभी और समझा देता हूँ। देखिए इनपुट में क्या है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनपुट बाय डिफॉल्ट क्या करता है, स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। स्ट्रिंग यानी कि एक नाम को, एक कैरेक्टर के सीक्वेंस को रिटर्न करता है, कोई नंबर रिटर्न नहीं करता। सो अगर आपको मान लो इंटीजर टाइप का ही वैल्यू चाहिए, तो आपको सबसे पहले इनपुट लेना है और बाद में उसे इंटीजर में कन्वर्ट करना है। अभी समझ में नहीं आ रहा ना, कोई बात नहीं, प्रैक्टिकली समझाता हूं यार, वो ज्यादा बेटर होता है। जैसे कि मान लीजिए आपने नेम नाम के एक वेरिएबल के अंदर इनपुट लिया, तो आप लिख देती है यहाँ पर इनपुट, और मैं यहाँ पर अभी कोई मैसेज नहीं डिस्प्ले कर रहा, मुझे पता है क्योंकि मुझे यहाँ पर इनपुट देना ही है। तो मैंने इनपुट लेना चाहा नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, जैसे मैं एंटर हिट करूंगा तो यहाँ पर मुझे कोई नाम देना होगा, कोई इनपुट देना होगा। सो मान लीजिए मैंने यहाँ पर शिवम दे दिया, तो अभी क्या होगा, ये शिवम जो है वो नेम नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। क्लियर है, ये चीज आपको पता है। लेकिन
अगर हम उस नेम नाम के वेरिएबल का टाइप चेक करें, टाइप एक फंक्शन होता है, आपने 11th में पढ़ा होगा, किसी भी वेरिएबल का अगर आपको टाइप चेक करना कि वो स्ट्रिंग है या फ्लोट है या फिर क्या है, इंटीजर है, तो वो आप टाइप फंक्शन के बीच में उसको लिख दीजिए वेरिएबल को। तो टाइप फंक्शन के बीच में, उस ब्रैकेट के बीच में हमने नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको लिख दिया। अब हमें पता है कि नेम नाम के वेरिएबल में हमने इनपुट शिवम लिया है, जो कि स्ट्रिंग होती है। शिवम जो नाम है, जो कैरेक्टर्स हैं, वो आपके स्ट्रिंग होते हैं। तो यहां पर हमने स्ट्रिंग लिया, तो हम चेक करने के लिए टाइप में नेम लिख देते हैं, वेरिएबल का नाम लिखते हैं। जैसे हम एंटर हिट करेंगे, यहां पर क्या है, क्लास str, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का ये आपका वेरिएबल है। इसी प्रकार से मान लीजिए आपका ए नाम का वेरिएबल है और इसके अंदर हम इनपुट लेते हैं इस प्रकार से, और ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, और हम ए के अंदर कोई वैल्यू दे, जैसे कि 15 दिया, तो 15 आपको पता क्या है, 15 आपका न्यूमेरिक नंबर होता है, इंटीजर नंबर आना चाहिए। लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइप चेक करेंगे, यहाँ पर मैं टाइप में ए लिख देता हूं, तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरिक नहीं आया, यहाँ पर str है, यानी कि ये जो 15 है ना, एज अ स्ट्रिंग समझ रहा है। ये भी ए नाम का वेरिएबल ये भी स्ट्रिंग ही मान रहा है। इनपुट में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, स्ट्रिंग ही लेता है। अभी नहीं समझ में आया क्लियर, मैं और समझाता हूँ, टेंशन मत लो मेरे भाई। आपने ए नाम के वेरिएबल के अंदर इनपुट लेना चाहा यूजर से, क्लियर है। यूजर ने क्या किया, 15 टाइप कर दिया। अब हमें पता है, आपको पता है कि 15 जो है वो क्या है, इंटीजर टाइप की वैल्यू है। लेकिन जब हम टाइप चेक कर रहे हैं ए नाम के वेरिएबल का, तो वो क्या रिटर्न कर रहा है, वो str यानी कि स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। लेकिन होना तो 15, क्योंकि 15 आपका इंटीजर होता है, तो यहां पर क्या आना चाहिए था, आपका int आना चाहिए था। लेकिन यहां क्या आ रहा है, str आ रहा है। वो क्यों आ रहा है, वही तो समझते हैं। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि जो इनपुट आपका फंक्शन होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, str में आपको रिटर्न करता है वैल्यू को। str यानी कि स्ट्रिंग में वैल्यू को रिटर्न करता है। यानी कि ये जो 15 लिखा हुआ यहां पर सिर्फ ऐसे 15 नहीं जा रहा है, वो क्या कर रहा है, 15 को भी डबल कोट्स में रिटर्न कर रहा है। समझ रहे हो ना, स्ट्रिंग यानी कि डबल कोट, सिंगल कोट्स, ठीक है। सो 15 जो है वो आपका स्ट्रिंग बनकर ए के अंदर जा रहा है, तो ए के अंदर क्या पहुंच रहा है, स्ट्रिंग पहुंच रहा है। तो अब आपको करना क्या है ऐसे में, कि आपको बीच में, यानी कि यहां पर जब आप लिख रहे हैं ना ए इनपुट, इस प्रकार से, तो यहाँ इनपुट से आपका जो 15 है वो एक स्ट्रिंग बनकर जा रहा है। आपको ये 15 कोई जो स्ट्रिंग है उसको स्ट्रिंग ना रहकर इंटीजर में कन्वर्ट करना, ताकि वो बिना डबल कोट्स के आपका ए के अंदर चला जाए। जब आप अब टाइप चेक करेंगे ए का, तो इस बार इंट को प्रिंट करेगा। लेकिन इसको एक तरीका है, वो तरीका क्या है वो आप समझिए। यहां पर लिखा हुआ है, देखिए ये ला, इंट फंक्शन एंड फ्लोट फंक्शन बी यूज विद इनपुट टू कन्वर्ट द वैल्यूज रिसीव थ्रू इनपुट। अगर मान लीजिए जो भी वैल्यू आपके इनपुट फंक्शन से रिसीव हुई है, जैसे कि आपको यहाँ पर स्ट्रिंग 15 रिसीव हुआ है, ये रिसीव हुआ ना, अगर आपको इसको फ्लोट में या इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर इंट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो आपको यहाँ पर फ्लोट फंक्शन का इस्तेमाल करना है। ये मैंने आपको 11th क्लास वाली बुक में भी आपने पढ़ाए थे। सो इस प्रकार से आप टाइप को चेंज कर सकते हैं। एक एग्जांपल से फिर समझते हैं। सो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे थे कि ए के अंदर हम इनपुट ले रहे थे इस प्रकार से, लेकिन हमें पता है कि जब हम जो भी इनपुट लेंगे वो स्ट्रिंग में आएगा, हमें चाहिए इंटीजर में। तो करना क्या है कि हमें इनपुट से पहले हमें लिखना होगा इंट, और उसका ब्रैकेट हमें ऑन करना है, ठीक है। ब्रैकेट ऑन करने के बाद इसके बाद हमें यहाँ पर फिर से इनपुट लिखना है और उसको ब्रैकेट ऑन और ऑफ करना है, और फिर से हमें ब्रैकेट को क्लोज करना, जो कि हमने इंट वाला ओपन किया है। हो क्या रहा है वो समझिए। देखिए अभी जो मैंने लिखा था वो ये लिखा था, यहां क्या कर रहा हूं मैं वो समझिए। सबसे पहले ए नाम के वेरिएबल के अंदर आपने इनपुट लिया, तो यहां से मान लीजिए आपने इनपुट लिया 15 आया, तो 15 वो स्ट्रिंग मानेगा, डबल कोट्स में मानेगा, तो 15 स्ट्रिंग में आ गया। लेकिन अभी ये जो 15 है वो इंटीजर नाम के फंक्शन के बीच में आ जाएगा, यानी कि वो इस प्रकार से आ जाएगा, इंट 15 इस प्रकार से, है ना। सो ये इंट नाम का जो फंक्शन है वो क्या करता है कि जो स्ट्रिंग है, ये जो भी वैल्यू होगी यहाँ पर, उसको एक इंटीजर बनाकर प्रिंट कर देगा, उसको एक इंटीजर बनाकर आपको ए के अंदर डाल देगा। सो जो आप ए के अंदर जो वैल्यू जाएगी वो क्या जाएगी, एक इंटीजर वैल्यू जाएगी। मान लीजिए ए के अंदर आपको फ्लोट लिखना होता है, तो यहाँ पर आपको इंट की जगह फ्लोट लिखना होता। ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में देखने को मिल भी रहा होगा। तो यहाँ पर आपने लिखा इंट इनपुट, आप जैसे एंटर को हिट करेंगे तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, मान लीजिए 15 लिख दिया। तो अब अगर आप टाइप चेंज कर चेक करेंगे ए का, तो अब आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, इंट मिलेगा। देखिए क्लास इंट मिला इस प्रकार से। मान लीजिए आपको ए के अंदर फ्लोट चाहिए, तो आप क्या लिखेंगे, इक्वल फ्लोट इस प्रकार से, और इनपुट ले लेंगे, इनपुट ब्रैकेट क्लोज कर देंगे सारे, एंटर हिट करेंगे, और यहाँ पर आप कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, 1.2 या फिर 4 जो भी आप देना चाहें। और अगर आप इसके टाइप को चेक करेंगे तो इस बार जो टाइप होगा ए का वो फ्लोट होगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप, इनपुट अलग अलग टाइप के
ले सकते हैं यूजर से। ओके, सो आप देखेंगे पिछली वीडियो में हमने टोकन्स कवर करे थे, इस वीडियो में हमने बेयर बॉन्ड्स, वेरिएबल असाइनमेंट, सिंपल इनपुट आउटपुट इतना कवर किया। अगली वीडियो में हम डाटा टाइप वगैरह पढ़ेंगे, देखेंगे डाटा टाइप के अलावा हम क्या क्या कवर कर पाते हैं अगली वीडियो में। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कोई डाउट है नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये सब फ्री है, इतना आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले चैप्टर के साथ। चैप्टर के साथ यही रहेगा लेकिन टॉपिक अलग होगा, डाटा टाइप होगा। तो मिलते हैं कल। आज की वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।